नमस्कार, मैं अंबर जैदी एक बार फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ आज के खास कार्यक्रम में। और आज मेरे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं, मेजर जनरल अश्विनी सिराज और कमर आगा साहब। दोनों ही हमारे शो पर अक्सर तशरीफ लाते हैं और दोनों को ही आप जानते हैं, टीवी में अक्सर रक्षा मामलों पर अपनी राय प्रस्तुत करते नजर आते हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद। थैंक यू। नमस्कार सर, आज हम बात करने वाले हैं ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट को लेकर। जिस तरह से हम एस्केलेशन होते हुए देख रहे हैं और ईरान ने जिस तरह से जवाबी कार्रवाई की है इजराइल की तरफ, और उसके बाद इजराइल की तरफ से हमने देखा कि अमेरिका तो पहले से ही साथ में, लेकिन यूरोपियन कंट्रीज भी अब साथ आती नजर आ रही हैं। क्या सर भविष्य में ईरान की तरफ से हम चाइना और रशिया को भी साथ देखेंगे और दुनिया दो धड़ों में बंटती हुई नजर आएगी? अश्विनी साहब, ये सवाल आपसे है। हाँ बिल्कुल, देखो अंबर, इसमें कोई शक नहीं। ऐसा लगता है कि पूरा वर्ल्ड दो गुट में बट गया है। कहीं ना कहीं इजराइल के साथ अमेरिका खड़ा है और यूरोप की कंट्री जो G7 खड़ा है, और ईरान जो है उसके साथ डायरेक्टली तो कोई इतना नहीं खड़ा हुआ। मुस्लिम वर्ल्ड भी बटा हुआ है, मगर जो रूस है और चीन है, नॉर्थ कोरिया, वो इसकी तरफ हैं। और उसकी जो रीजन क्या है कि अमेरिका और जो यूरोपियन कंट्री वो इजराइल के साथ इसलिए है कि वो चाहते हैं कि जो इजराइल है उसका अस्तित्व बना रहे वेस्ट एशिया में। और जबकि रूस और चीन और ये चाहते हैं आज की तारीख में कि कहीं ना कहीं अमेरिका इस लड़ाई के अंदर फंसे, और वो उसका ध्यान जो है, रशिया चाहता है कि रशिया यूक्रेन लड़ाई से हटे, और कहीं ना कहीं चीन चाहता है कि उसका जो इंडो पैसिफिक से स्पेशली ताइवान की तरफ से हटे, जिससे वो भी अपनी मनमानी करे। और नॉर्थ कोरिया ऑफ कोर्स वो चाहेगा कि इनके साथ मिलकर काम करे, रूस और चीन। तो सच्चाई यह है कि दो गुटों में बट गया है आज की तारीख में पूरा वर्ल्ड। अब जिस प्रकार से सिचुएशन पैदा होगी है मिडिल ईस्ट में, वो अब काफी डिफरेंट व्यू ले सकती है। जैसे अब हुआ क्या था, हसन नसरुल्लाह की मौत के बाद ईरान के ऊपर बहुत प्रेशर था अयातुल्लाह खमेनी को कि उन्होंने कुछ तो करना था, क्योंकि एक तो डोमेस्टिक प्रेशर बहुत था, एक उसकी जो प्रॉक्सी थी आपके हिजबुल्लाह, होती और हमास, और जो इनके एक मिलिशिया थे इराक और सीरिया में, कि हसन नसरुल्लाह के बाद मौत के बाद कुछ ना कुछ करना था। मुझे लगता है जो कार्रवाई की है ईरान ने, वो एक प्रकार जो स्टेज मैनेज थी वो पता था, अमेरिका ने बता दिया था। जो अप्रैल में हुआ था वही कुछ हुआ कि जिस प्रकार से जो फतेह मिसाइल फायर की, यूं तो वो हाइपरसोनिक है, क्योंकि सरप्राइज फैक्टर नहीं था, तो ज्यादातर 95% के करीब उन मिसाइलों को हवा में ही बर्बाद कर दिया गया, न्यूट्रलाइज कर दिया गया। उसका इम्पैक्ट ग्राउंड पे नहीं हुआ, मगर ईरान उसको क्लेम कर रहा है कि काफी नुकसान किया। तो एक प्रकार से डिफ्यूज सिचुएशन करने की कोशिश थी। मगर जब आप आगे पूछोगे, फिर बात करते हैं कि क्या ईरान इस लड़ाई में जंप मारना चाहता था। मेरे हिसाब से ईरान इस लड़ाई में बिल्कुल नहीं आना चाहता, क्योंकि ईरान की इकोनॉमी अच्छा नहीं करी, ईरान के ऊपर सैंक्शन बहुत लगे हैं, और अगर ईरान लड़ाई में आता है तो फिर अमेरिका की भी एंट्री हो जाएगी। और अमेरिका अगर एंट्री करता है, उसने 2 एयरक्राफ्ट कैरियर ग्रुप लगा रखे हैं रेड सी में, USS ईसेनहावर और रूजवेल्ट। उससे क्या होगा कि जो ईरान को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, उसका जो न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन है, कैपेबिलिटी, उसको भी बर्बाद कर देगा इजराइल और US। और उसके साथ साथ जो उसका एनर्जी सेक्टर है, ऑयल गैस, उसके ऊपर भी बहुत गलत प्रभाव पड़ेगा और उसको भी डिस्ट्रॉय होगा, तो उसकी इकोनॉमी और भी खराब हो जाएगी। तो इसलिए ईरान इस लड़ाई के अंदर डायरेक्ट इन्वॉल्व होने की कोशिश नहीं कर रहा था बिल्कुल भी, जबकि इजराइल चाहता था कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई में आ जाए, और अगर इस लड़ाई में ईरान आ जाता है तो फिर अमेरिका साथ आएगा और फिर इस लड़ाई का दायरा भी बढ़ सकता है। तो ये इजराइल चाहता था, ईरान नहीं चाहता। और क्या अमेरिका चाहता है? अमेरिका नहीं चाहता कि ये लड़ाई का दायरा बढ़े, क्योंकि अमेरिका जो नवंबर में इलेक्शन है प्रेसिडेंट के, उसको मद्देनजर रखते हुए वो चाहते थे कि कहीं ना कहीं कोई समझौता हो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में 21 दिन की ट्रूस की। क्योंकि अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता है या एक प्रकार सिचुएशन थोड़ी सी कंट्रोल से बाहर निकलती है,
तो वो बाइडन गवर्नमेंट है उसके अगेंस्ट जाएगा। इस प्रकार से जो डेमोक्रेट कैंडिडेट है कमला हैरिस, उसके अगेंस्ट भी जाएगा, क्योंकि सबको पता है अगर कल को डोनाल्ड ट्रंप आ गया तो उसने इजराइल को पूरी छूट देनी है। तो ऐसे में मद्देनजर रखते हुए कि काफी सिचुएशन जो है अब कॉम्प्लेक्स हो गई है, अनप्रिडिक्टेबल हो गई है। अब क्या होगा ये सब की नजर है, क्योंकि अब बॉल इज इन द कोर्ट ऑफ इजराइल। क्या इजराइल पलटवार करेगा तो कब करेगा, अब कैसे सिचुएशन होगी, ये इंपॉर्टेंट चीज है अंबर। जी बिल्कुल। और कमराना साहब, अगर आपसे मैं जानना चाहूँ, क्योंकि जिस तरह से ईरान को मजबूरन अब जवाबी कार्रवाई करनी पड़ी, क्योंकि इजराइल लगातार हमले कर रहा था और जो ईरान के प्रॉक्सीज हैं उनके लीडरशिप को जिस तरह से निशाना बनाया गया, उसके बाद ईरान को इसमें मजबूरन आना पड़ा। और अब हम इस पूरे युद्ध का विस्तार होते हुए देख रहे हैं, और जिस तरह से विस्तार हो रहा है उसको देखते हुए एक बड़ा ये डर दुनिया के सामने ये है कि क्या हम वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, अश्विनी साहब ने बहुत विस्तार से बता दी बातें। मुझे नहीं लगता कि वर्ल्ड वॉर, हाँ, लेकिन ये जरूर है कि ये क्षेत्रीयवाद यूरोप और मध्य एशिया में फैलती हुई नजर आ रही है, इसलिए कि इसमें बहुत से देश लपेट में आ जाएंगे। अगर ईरान पे अटैक हुआ तो ईरान कोई, अमेरिका तो जाएगा नहीं लड़ने के। ईरान कहता है कि वो जो वहाँ पे अमेरिकन बेसेस हैं, अमेरिकन इकोनॉमिक एसेट्स हैं, उनको टारगेट करेगा क्षेत्र में। और ये तमाम फैले हुए हैं। जो उनकी सेंट्रल कमांड है अमेरिका की, उसके जो एयर हेडक्वार्टर है वो कतर में है, और उसके बाद फिर उसका जो ग्राउंड फोर्सेस हैं उसका हेडक्वार्टर जो है वो बहरीन में है। फिर सऊदी अरेबिया, कुवैत, यूएई, जॉर्डन, यू नेम एनी कंट्री, उस पूरे क्षेत्र में जितने भी मुल्क हैं उनमें अमेरिकन बेसेस हैं, छोटे बड़े, काफी 40-43 हजार ट्रूप्स वहाँ पहुंच चुके हैं। और फिर उसके अलावा समुंदर में उनका जो युद्धपोत जिसे कहते हैं, जहाजी बेड़ा है, और मेडिटेरेनियन सी में भी उनके काफी वहाँ पे भी जहाजी बेड़ा है और काफी इनकी प्रेजेंस है। फिर साइप्रस में भी मौजूद है अमेरिकन, और ब्रिटिशर्स बहुत हैं वहाँ पे, और ब्रिटिश की भी प्रेजेंस है इस पूरे क्षेत्र में। लाल सागर यानी रेड सी में भी हूती के जो अटैक्स चल रहे हैं उनको रोकने के लिए अमेरिका ने काफी डिप्लॉय कर रखा है वहाँ पे भी। तो ये बड़ी भयानक युद्ध होगा, जैसा कि अश्विनी साहब ने कहा, बहुत खराब युद्ध होगा, बहुत लोग मरेंगे, लाखों मर जाए। देखिए, अतः ताकत है इजराइल और अमेरिका के पास। ये कोई ईरान के पास भी बहुत ताकत है। ईरान के अंदर तो कोई जाएगा नहीं, ऊपर ही से वो बॉम्बिंग करेंगे, और वहाँ पे उनके जो, जैसा आपने बताया कि उनके जो इकोनॉमिक एसेट्स हैं या मिलिट्री एसेट्स हैं उनको टारगेट करेंगे। कितना फिर उनका जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, ईरान ने बहुत सुंदर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है, बिल्कुल यूरोपियन स्टैंडर्ड का है। रेल, रोड कनेक्टिविटी, पावर प्लांट्स, फिर उसके अलावा बिजली, और उसके अलावा इंडस्ट्रियल बेस उनका लगातार बढ़ता चला जा रहा है। सेल्फ रिलायंस उनकी पॉलिसी है। और फिर 2 कारें बनाने लगे हैं, जैसे बहुत अच्छी कार्स हैं जिनको वो एक्सपोर्ट भी शुरू कर दिया है, और उन्हीं ने उन देशों में कर रहे हैं जिनके ऊपर सैंक्शंस है, क्योंकि नॉन सैंक्शन स्टेट में वो कर नहीं सकते। और वो ब्रिक्स की अगर मेंबरशिप बन जाती तो लोकल करेंसी में वो बहुत सी जगह अपना ट्रेड भी बढ़ा देंगे, तेल का भी सप्लाई उनकी बढ़ जाएगी। तो ये सब ध्वस्त हो जाएगा अगर, इसीलिए ईरान नहीं चाहता कि युद्ध हो। ईरान आखिरी देश होगा जो चाहेगा युद्ध हो, अकेला देश है पर्शियन। तो उसमें देखना ये है कि, लेकिन अब ये है क्योंकि ईरान ने अटैक किया है वहाँ पे, तो इजराइल उसका बदला जल्दी ही देगा, और बहुत खतरनाक तरीके से देगा। उसको किस तरीके से करते हैं, और फिर देखना ये कि ईरान किस तरीके से अपनी फोर्स का इस्तेमाल करता है। ईरान के पास फाइटर बॉम्बर्स या जहाज इस तरह के बहुत अच्छे नहीं है, मगर उन्हीं ने इसीलिए जो सस्ता तरीका है डिफेंस का वो अपनाया है, यानी ड्रोन्स, सस्ते ड्रोन्स बनाना, मिसाइल बनाना। उनके ड्रोन्स और मिसाइल दोनों की एक्यूरेसी बहुत है। हमने देखा जिस वक्त उन्हीं ने अमेरिकन कंपाउंड में बॉम्ब में टारगेट किया था तो सीधा वहीं जाके गिरा, या उसके अलावा भी हमने देखा कल भी
जो रिपोर्ट्स आ रही हैं अब तो पश्चिमी देश के भी बहुत से मीडिया कहने लगे हैं 3 उन्हीं में जो मिलिट्री असेट्स थे यानी ठिकाने थे इजराइल के, उनको टारगेट किया है। उसमें कितना नुकसान हुआ ये पता नहीं है, हालांकि इजराइल ने उसका खंडन किया है अभी तक। और ये जो 150-200 प्रोजेक्टाइल या मिसाइल या ड्रोन्स भेजे जाते हैं उसके कई कारण हैं। एक तो ये रहता है कि उससे जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है जैसे आयरन डोम वगैरह है, बहुत से भेज दो तो आयरन डोम या वो सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, 1-2 टारगेट को हिट कर देते हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि बहुत ह्यूज कॉस्ट आती है इन प्रोजेक्टाइल्स को गिराने में, जो कि ईरान के बहुत सस्ते होते हैं। तो वो इस तरह के भेजते हैं, उनको ये गिराते हैं, उनके गिराने में काफ़ी कॉस्ट आती है, इसराइल की इकनॉमी पे भी बहुत उसकी वजह से बर्डन है। और दूसरी चीज़ें तो हैं, जो ना टूरिज्म आ रहा है वहाँ पे, जो उनका नंबर 1 सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, काफ़ी इम्पोर्टेंट। और फिर उसके अलावा पलायन भी बहुत से हो गया है, वहाँ से लगभग 2 मिलियन लोग जा चुके हैं छोड़ के, जिनके पास डुअल सिटीजनशिप थी, यूरोप अमेरिका चले गए हैं। हिजबुल्ला भी लगातार टारगेट कर रहा है। ये सही है कि ईरान को बहुत नुकसान होगा, लेकिन ईरान इजराइल के बहुत से टारगेट्स को हिट करने में मुझे लगता है कि कामयाब हो सकता है। जी सर, जिस तरह से कमर आगा साहब ने बताया कि ईरान काफी सफल हो सकता है इजराइल के बहुत सारे ठिकानों को टारगेट करने में, और ईरान ने जिस तरह से रिटेलिएशन किया है उसको देखते हुए तो ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि काफी नुकसान हुआ होगा, लेकिन इजराइल से कोई भी ऐसी नुकसान की खबर नहीं आ रही है सिवाज साहब। तो क्या आपको लगता है कि इजराइल कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है, जो हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि काफी कुछ वहां पर जरूर नुकसान हुआ होगा? आपका असेसमेंट क्या कहता है? जो ये अभी पलटवार किया था ईरान ने, स्पेशली हसन नसरुल्लाह के बाद बहुत प्रेशर था ईरान पे कुछ ना कुछ करने का। मुझे लगता है कि ये एक प्रकार स्टेज मैनेज था, जिस प्रकार से अप्रैल में हुआ था। इसके ऊपर सरप्राइज फैक्टर नहीं था, अमेरिका को मालूम था, उसने बता दिया था। और कहीं ना कहीं अमेरिकन एसेट्स जो शिप्स हैं उन्होंने भी इंटरसेप्टर लगाए। तो जिस प्रकार से ये फतेह हाइपरसोनिक मिसाइल जो आगा साहब बता रहे थे, मैं एक बात बहुत सहमत करता हूं कि जो मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स ईरान का है वो काफी अच्छा है। उसने शाही ड्रोन बनाए जो कि रूस इस्तेमाल कर रहा है यूक्रेन के साथ। अब फतेह मिसाइल छोटी, बाकी भी उसकी मिसाइल और रॉकेट्स और ड्रोन वो काफी अच्छे हैं। वर्ल्ड में वो आप कह सकते हो फर्स्ट सेकंड थर्ड नंबर पे ही हैं। तो ये सच्चाई है कि जिस प्रकार से ईरान ने जो हमला किया, जिस प्रकार से उन्होंने मिसाइलें का हमला किया 200 के करीब, वो बिल्कुल ठीक है। ज्यादा मिसाइल आप एक समय छोड़ोगे तो वो आयरन डोम को सैचुरेट कर देता है। उनकी इतनी कीमत नहीं, मगर आयरन डोम इंटरसेप्ट करने के लिए हर मिसाइल के लिए करीब करीब काफी गुना ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ता है। मगर ये सच्चाई है कि ईरान को करना था, इसलिए किया क्योंकि डोमेस्टिक प्रेशर भी था और अपने प्रॉक्सीज का भी था, और वो दिखाना चाहते थे कि ईरान जो है वो काउ डाउन नहीं हुआ। स्पेशली आप ये देखें, इस्माइल हानिया भी मारा गया, फवाद शकूर भी मारा गया, बोला था रेड लाइन क्रॉस कर दी कुछ करेंगे, और अभी आप हसन नसरुल्लाह भी मारा गया। तो इसलिए उन्होंने, मुझे लगता नहीं कि ईरान चाहता है कि ये लड़ाई का दायरा बढ़े, तो इसलिए ये एक प्रकार से स्टेज मैनेज ज्यादा था और एक बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही। वो चाहती है कि इस चीज को दबाया जाए, इसको बढ़ाया नहीं जाए, क्योंकि अगर इजराइल भी बहुत बड़ा पलटवार करेगा फिर ये लड़ाई फैल सकती है। मैं इस बात से सहमत हूं कि इजराइल को भी पता है कि अगर अमेरिका इसके अंदर आता है, जो आएगा, अगर ईरान आ जाता है तो अमेरिका के भी एसेट जो हैं वेस्ट एशिया में फैले हुए हैं और वो वल्नरेबल हैं। वो इराक में भी है, सीरिया के अंदर भी, कतार के अंदर भी हैं और बाकी देशों के अंदर भी है, तो उनको भी टारगेट करेगा ईरान। मगर ऐसा लगता नहीं कि ईरान इंटरेस्टेड है इस लड़ाई को फैलाने के लिए, उसके इंटरेस्ट में नहीं। अगर किसी के इंटरेस्ट में है वो इजराइल के में, क्योंकि इजराइल चाहता है कि किसी तरीके से ईरान इस लड़ाई के अंदर शामिल हो जाए और जिससे अमेरिका की एंट्री होगी। अगर अमेरिका की एंट्री होती है तो ये दोनों मिलके जो ईरान का न्यूक्लियर फैसिलिटीज है, जो कि वो बहुत करीब है न्यूक्लियर हथियार बनाने, उसके ऊपर इफेक्ट करें, उसको बर्बाद करने की कोशिश करें। और एक जो उनका एनर्जी सेक्टर है,
तो उसको बर्बाद करने की कोशिश करें, मगर ईरान ये नहीं चाहेगा। और ये सच्चाई है, पूरा वर्ल्ड बट गया है कहीं ना कहीं। ईरान के साथ सऊदी अरेबिया, ईरान के साथ आपका रूस, चीन और नॉर्थ कोरिया है। बाकी इजराइल के साथ पूरा का पूरा यूरोप खड़ा हुआ है, G7 है और अमेरिका है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जो हमास ने हमला किया था उस समय, वो जेनोसाइड था, वो टेररिस्ट एक्शन था। उस समय एक सिंपैथी थी इजराइल की तरफ, मगर उसने जब पलटवार किया और धीरे धीरे पैलेस्टाइन की कैजुअलिटी हुई, तो फिर वो सिंपैथी जो है वो बदल गई और पैलेस्टाइन की तरफ गई, क्योंकि ह्यूमन राइट वायलेशन हुए, बच्चों की मौत हुई, औरतों की मौत हुई। मगर अगर आप हिजबुल्लाह को देखें, जो हिजबुल्लाह के और अभी इजराइल की जो लड़ाई चली है, और जहां पर इजराइल ने हिजबुल्लाह पे भी वार किया है, वहां पर कोई पब्लिक ओपिनियन हिजबुल्लाह की तरफ नहीं है। वहां पर जो पब्लिक ओपिनियन वो इजराइल के फेवर है, जबकि हमास और पैलेस्टाइन में उल्टा था, ये भी समझना पड़ेगा। और मुस्लिम वर्ल्ड भी बटा हुआ है, कोई खास मुस्लिम वर्ल्ड ईरान के साथ नहीं है। ज्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड जो शिया सुन्नी के हिसाब से भी बटा हुआ है। तो लगता है कि ईरान के पक्ष में नहीं है इस लड़ाई का दायरा बढ़ाना, वो नहीं चाहेंगे बड़े। और जो प्रेसिडेंट है उनके अब जस्कियान, जो एक मॉडरेटर हैं, वो निकलना चाहते हैं इस दायरे से, और वो चाहते हैं कि JCPO में दोबारा स्टार्ट हो बातचीत, कहीं इकोनॉमिक सैंक्शन हटे। तो ये अब ऐसा लगता है कि ईरान नहीं चाहता लड़ाई का दायरा बढ़े, मगर इजराइल चाहता है दायरा बढ़े, और अमेरिका भी नहीं चाहता कि ये लड़ाई फैले। तो ऐसे में अब आगे क्या होगा, ये सिचुएशन है। मगर इजराइल को भी पता है उसकी प्रायोरिटी अभी ईरान नहीं है, उसकी प्रायोरिटी जो है वो हिजबुल्लाह है। जब तक वो अपने 17,000 लोगों को नहीं बचाएगा वापस, तब तक डोमेस्टिकली उसकी बहुत ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट है। और वो जब भी बता सकता है जब वो हिजबुल्लाह को सदर लबनान से खदेड़ेगा सेंट्रल लबनान की तरफ, तभी ये वापस आ सकते हैं। और हिजबुल्लाह की मिलिट्री कैपेबिलिटी को डिग्रेड तभी करेगा जब वहां पर हमला होगा, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह के लीडर तो मारे गए हैं, कम्युनिकेशन सिस्टम भी बर्बाद हुआ है, मगर मुझे लगता नहीं कि मिलिट्री कैपेबिलिटी उसकी इतनी डिग्रेड हुई है जितनी हमास की हुई। तो ये सच्चाई है, पलटवार करेगा इजराइल, मगर सोच समझ के करेगा। और ये भी सच्चाई है कि कहीं ना कहीं एक बैक चैनल डिप्लोमेसी काम कर रही है, कि वो सब चाहते हैं कि ये लड़ाई का दायरा ना बढ़े, एक्सेप्ट इजराइल। जी आगा साहब, अगर मैं आपसे जानना चाहूँ, क्योंकि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, आखिर इजराइल के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, ये क्यों हो रहा है, और इसका एंड गेम क्या है, ये मैं आपसे जानना चाहती हूँ। इजराइल और अमेरिका का ऑब्जेक्टिव एक है, कन्वर्जन ऑफ इंटरेस्ट नजर आता है, एक ही हित नजर आता है। ये हिजबुल्लाह हो, हमास हो, या फिर उसके अलावा हूती रेबल्स हों, या इराकी और सीरियन मलेशियाज हों, ईरान समेत, ये सब जो हैं अमेरिकन इजरायली पॉलिसी के खिलाफ हैं, अमेरिका के विरुद्ध है। और अमेरिका की जो बेसिक पॉलिसी है वो इनको कंटेन करने की है। हम शुरू से ईरान को सैंक्शंस हैं रिगुलर, सब वो ये भी चाहते हैं कि अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज की पॉलिसी ईरान में अभी बरकरार है, कोई उसमें चेंज नहीं आया है। लेकिन ये है कि जैसा शनी साहब ने बताया कि अमेरिका ये नहीं चाहेगा कि युद्ध फैले और उसकी इकोनॉमी पे असर पड़े, तो क्या कैलकुलेशन है। लेकिन यह है कि हमने पहले भी देखा है, इजराइल इस तरह के डिसीजंस ले लेता है और इस तरह की कंडीशन क्रिएट कर देता है कि अमेरिका के पास कोई दूसरा ऑप्शन नहीं बचता उसको ऊपर जाए। कई बार ऐसा हो चुका है कि अमेरिका के ना चाहते हुए भी इजराइल ने जो कुछ कदम उठाए उसमें अमेरिका को फिर उसकी रेस्क्यू के लिए आना पड़ा। अमेरिका ने वहाँ पे अपने ट्रिप्स डिप्लॉय कर रखे हैं और सब पूरी तरीके से तैयारी भी है उनकी ईरान से डील करने के लिए। ये युद्ध मुझे लगता है शनी साहब ये अब रुकने वाला नहीं नजर आता। ये सही, आपने बहुत सही बात कही थी कि ये मैसेजिंग थी ईरान की, ईरान एक मैसेज देना चाहता था और उसने अमेरिका को बता के किया, जैसे अप्रैल में किया था। लेकिन ये है कि
इजराइल इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। इतनी बड़ी पावर अपने को समझते हैं, एरोगेंस इतना है कि आप पूछिए नहीं। उन्हीं ने यूएन सेक्रेटरी जनरल गुटेरेस को डिक्लेयर कर दिया। हाँ बताइए, उनको पर्सनल नॉन ग्रेटा डिक्लेयर कर दिया, जो आज तक हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ था कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी जनरल सेक्रेटरी के इस तरह से नॉन ग्रेटा डिक्लेयर किया, कहा कि इजराइल में उनकी एंट्री बैन करी है। तो आप सोच सकते हैं कितना एरोगेंस, वो मानने पे तैयार नहीं होंगे और बहुत मैसिव प्लान के साथ वो ईरान पे अटैक करेंगे। और फिर उसके अलावा अमेरिका के पास दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा, ज्वाइन करेगा। मैं समझता हूँ कि बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन चाहता है कि ये मसला हल हो जाए इस पीरियड में, और ये है कि ये जो बीच का पीरियड है, नई गवर्नमेंट आने से पहले पहले, यानी जनवरी से पहले पहले ईरान को फिक्स कर दिया जाए। और उसके साथ साथ, लेकिन क्या ये कर पाएंगे? इन वियतनाम में ये नहीं कर पाए, अफगानिस्तान में इन्हीं ने 22 साल लड़ाई लड़ी और इन्हीं तालिबान के साथ इनको संधि करके सत्ता सौंप के आए हैं। फिर उसके बाद इराक में गवर्नमेंट तो गिरा दी, मगर नई गवर्नमेंट नहीं बना पाए, प्रो अमेरिकन गवर्नमेंट नहीं बना पाए। फिर उसके बाद हम देख रहे हैं लीबिया में भी यही हुआ कि गद्दाफी को तो मारने में ये लोग सफल हो गए, लेकिन वहां पे अब सिविल वॉर वाली सिचुएशन है। ईरान में ऐसा नहीं हो पाएगा। ईरान के पास रिसोर्सेज बहुत हैं, ईरान के पास लोग बहुत हैं, ह्यूमन रिसोर्सेज भी बहुत हैं, और ईरान के पास अकेला नहीं है, उसके बहुत मित्र हैं, खासतौर से जो ग्लोबल साउथ है उस कम्युनिटी के अंदर उसकी एक वो है, और उसकी सपोर्ट बेस भी बड़ा है रीजन के अंदर। सिंपैथी है उसके लिए बहुत, क्योंकि वो इजराइल को चैलेंज किया, उसने इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज किया है, जो एक्सेप्ट नहीं करेगा अमेरिका कभी कि कोई भी इजराइल या ये पश्चिमी देश जितने भी हैं कि कोई इजराइल की मिलिट्री सुपीरियरिटी को चैलेंज करे। ईरान वो लगातार उसको चैलेंज कर रहा है, और वो एक्सेप्टेबल ना तो इजराइल को होगा ना अमेरिकन को होगा। तो ये युद्ध तो अब ये शुरू हो गया है, अब ये रुकना बहुत मुश्किल है। इजराइल के अंदर जाके कोई बॉम्बिंग करे और वो बैठे रहे खामोश, मुश्किल है। पिछली दफे तो अमेरिकन ने रोक दिया था, मगर अब की नहीं लगता कि रोकने में सफल होगा। और अमेरिकन इस बात को समझते हैं, इसीलिए उसके हिसाब से उन्होंने डिप्लॉयमेंट किया है अपना। जी सिवाज सर, अगर मैं आपसे इस पूरे जो युद्ध का विस्तार है और जिस तरह से एस्केलेशन होता नजर आ रहा है, ईरान इजराइल अब सीधे तौर से युद्ध में है, और क्योंकि ईरान हमारे काफी नजदीक है और ईरान में भारत के काफी इंटरेस्ट है, तो और हमारा इजराइल से भी अच्छी दोस्ती है, तो इस सब के बीच भारत की भूमिका आप क्या देखते हैं? भारत को कहाँ पाते हैं? ईरान से भी असर पड़ता है और कई सारी चीजें हैं, आप किस तरह से इसको देख रहे हैं सर? हाँ देखो, अगर भारत की बात करें तो भारत को बहुत बड़ा नुकसान है अगर ये लड़ाई बढ़ती है, क्योंकि भारत की दोस्ती इजराइल से भी बहुत है। इजराइल से हम हथियार भी लेते हैं, हमारे को क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर कर रहा है इजराइल, मगर हमारी दोस्ती जो ईरान से भी बहुत है। एक चाबार पोर्ट हम ऑपरेट कर रहे हैं, वो एक ऐसा पोर्ट है जो कि पाकिस्तान को बाईपास करके अफगानिस्तान, सेंट्रल एशियन स्टेट और नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को जोड़ता है, ईस्ट यूरोप और आपका रूस को जोड़ता है, और आने वाले समय में 11% वर्ल्ड का ट्रेड वहां से जाएगा। तो उसको मद्देनजर रखते हुए चाबार अगर खटास में पड़ता तो भारत के लिए कोई अच्छी न्यूज नहीं है, और वो खटास में पड़ सकता अगर ये युद्ध फैलता है। और दूसरा बड़ा इंपॉर्टेंट है, अगर मिडिल ईस्ट के अंदर अनसर्टेनिटी का माहौल आता, लड़ाई हो जाती है, तो हमारे करीब करीब 1 करोड़ के करीब लोग जो हैं वहां पर काम करते हैं, और उनको फिर वो वापस आना पड़ेगा। वो जो रेमिटेंस मिलता है, काफी पैसा आता है, काफी बिलियन डॉलर आता है, उस पर भी इम्पैक्ट पड़ेगा। और जो तीसरा है, जो अभी स्थिति है, हौती रिबल ही रेड सी के अंदर इतने सक्रिय हैं, वो नहीं जाने दे रहे। जो शिप है, जो शिप लेन्स को वो एक प्रकार से नकारा कर रहे हैं। जो एशिया से यूरोप के लिए जाता था, मेडिटेरियन से होता हुआ स्विच कैनाल से पैसिफिक में, वो भी बंद है। और अब अगर लड़ाई का दायरा बढ़ागा तो जिस प्रकार से शिप जा रही हैं अफ्रीका का चक्कर काट के, वो भी नहीं जा पाएंगी।
तो सच्चाई है ट्रेड में भी नुकसान होगा, हमारी एनर्जी जो हम वहां से लेते हैं उस पर भी इम्पैक्ट आएगा, क्योंकि 30-40% हम ऑयल जो है मिडिल ईस्ट से लेते हैं। तो ओवरऑल भारत को इसका बहुत बड़ा एडवर्स इम्पैक्ट होगा अगर ये लड़ाई फैलती है, और स्पेशली कि दोनों ही भारत के दोस्त हैं और भारत चाहेगा कि ये लड़ाई ना फैले, और इसलिए भारत कोशिश क्या कर सकता है ये मुझे नहीं लगता कि कितना लिमिटेड ही कोशिश कर सकता है, क्योंकि इतना कोई खास कोई इम्पैक्ट नहीं डाल सकता, मगर भारत चाहेगा नहीं कि ये लड़ाई बढ़े, क्योंकि लड़ाई बढ़ने से भारत को बहुत बड़ा नुकसान है। अंबर जी, कमरागा साहब, आपसे बस मैं क्विकली ये जानना चाहती हूँ, क्योंकि इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट में अमेरिका भी काफी अनविलिंग नजर आ रहा है कि एस्केलेशन ना हो, भारत भी ये चाहता है, और जो बड़ी ताकतें हैं उसमें उनका इंटरेस्ट इसमें नजर नहीं आता कि वो चाहते हैं कि इसका विस्तार हो। आपको क्या लगता है कि अमेरिका और हम क्वाड की बात कर लेते तो उनका क्या इसमें पॉलिसी हो सकती है इस पूरे वॉर को लेकर, कॉन्फ्लिक्ट को लेकर? देखिए, उनके लिए उनके पास ठीक है, वो नहीं चाहते, मगर कोई सिंपैथी ईरान के लिए भी नहीं है। ईरान उनका एनिमी है, ईरान अमेरिका को एनिमी अपना समझता है, और अमेरिका की पॉलिसी है वहाँ पे रिजीम चेंज करने की। तो इसलिए बहुत ज़्यादा आप ये सोचना कि पश्चिम, हाँ, अगर इजराइल अटैक करेगा, और जिसकी पूरी संभावना है करेगी, वो करेगा, इसलिए कि काफ़ी दिनों से वो ड्रैग कर रहा था। वो उसने पहले हानिया को मारा, उससे पहले इनके बहुत से साइंटिस्टों को मारा, फिर उसके बाद दमस्कस में उसने इनके जो दूतावास पे अटैक किया, जिसमें इसके कई मिलिट्री वाले सीनियर मिलिट्री ऑफिसर्स थे, उनकी हत्या हुई। उसके बाद फिर ये था कि फिर उसके बाद ये भी था कि आइंदा भी, यानी वो अगर नहीं ये कर, उसके बाद भी ये खामोश रहे, लेकिन जब हिजबुल्लाह को मारा, और फिर उसके बाद जो कल परसों जो उन्होंने एड्रेस किया ईरानी जनता से, उन्होंने ये कहा प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने कि हम आपको आज़ाद कराएंगे, ये जो रिजीम है बहुत ख़राब है, ये रिजीम जो है आतंकवाद को बढ़ा रहा है, अमन शांति कायम करेंगे, और पीस प्रॉस्पेरिटी डेवलपमेंट की बात की ईरान की जनता के लिए। तो उससे और गलत मैसेज गया, और उसके बाद उन्हीं ने जान के ये किया था कि उसके बाद अमेरिका ने अफगानिस्तान को लेकर भी, इराक को भी लेकर दिया था, क्या हाल हुआ दोनों का वो तो सामने है। जी, तो इस तरह से मतलब वो खुद नहीं चाह रहे थे इजराइल के इनिशिएटिव लें वॉर का, उसके ऊपर अटैक करें, लेकिन वही चाह रहे थे कि ईरान शुरू करे, कहीं कुछ करे तो हम उसका रिटेलिएशन करेंगे। तो अब वो उसका रिटेलिएशन बहुत मैसिव उन्होंने कहा है, और वो करेंगे भी बहुत मैसिव। अब ये देखना है कि किस तरह से उसका फिर इजराइल, जैसा कि अभी जनरल अश्वनी जी ने बताया कि उसका मतलब युद्ध फैलेगा तो उसका क्या असर पड़ेगा, डिटेल से उन्होंने बताया कि सारी तरफ अमेरिकन फोर्सेस हैं, अमेरिकन एसेट्स हैं, ईरान कह रहा है कि हम तेल की सप्लाई डिस्टर्ब कर देंगे। वो संभव है, ये नहीं कि वो टैंकर्स पे अटैक करेंगे, बल्कि जहां से निकलता है सऊदी अरेबिया वगैरह से, उसी को हूती रेबल एक बार तो टारगेट कर चुके हैं, दोबारा भी वो करेंगे। फिर उसके अलावा यूएई के भी उन्हीं ने टारगेट कर चुके हैं, और इन देशों से जो यमनी हैं, हूतीज जो हैं, उनके रिश्ते बहुत खराब हैं, क्योंकि इन लोगों ने लंबी लड़ाई लड़ी जिसमें पूरा नॉर्थ यमन को ध्वस्त कर दिया, जिसे सिटीज का पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर खत्म कर दिया, लाखों लोग मरे, फैमीन फैल गया, उससे पता नहीं कितने लोग मरे। तो कोई संपैथी जो है वो यमनीज में यानी हूतीज में इन लोग के लिए है नहीं, ईरान सऊदी अरेबिया हो या यूएई हो। हालांकि इस समय वो बातचीत कर रहे हैं, ईरान मध्यस्थता कर रहा है उन दोनों की बातचीत से, लेकिन अगर युद्ध होगा अमेरिका से तो वो ऑयल इंस्टॉलेशन, ये सब टारगेट वो भी कर सकते हैं, ईरान के अलावा भी, और अमेरिकन ऐसे। तो ये ग्लोबल इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है, भारत के लिए तो आप जनरल साहब ने बताया कि ठीक नहीं है, क्योंकि हमारी ऊर्जा आती है, लोग काम करते हैं, रेमिटेंसेस के बारे में सब विस्तार से बता दिया है। लेकिन यह है कि ग्लोबल इकोनॉमी ऑलरेडी जो है नज़ाक और डो जोन्स जो है दोनों कल 1.5% नीचे आ गया था, और दूसरा 0.5 से के करीब था। आधे दिन का मैं बता रहा हूँ, सुबह तक क्या हुआ मैं नहीं देख पाया, और आज देखिए क्या होता है, किस तरीके से रिकवर करते हैं या नहीं। अगर उनका कल हमारा मार्केट खुलेगा
और अगर वो भी उसके ऊपर सीधा असर पड़ेगा, इसका देखिए कितना नीचे जाता है। ये बहुत भयानक शक्ल लेता चला जा रहा है और इससे पूरे विश्व की इकोनॉमी भी, यूरोप की इकोनॉमी बहुत कमजोर है। जर्मनी तो रिसेशन में था कुछ समय पहले, अब बाहर तो आ गए हैं लेकिन वीक इकोनॉमी है। तो महंगाई बहुत है यूरोप में, अमेरिका में, इसका भी असर पड़ेगा। न हो, मैं सोचता हूँ जो भारत प्रधानमंत्री मोदी जी जो बात कह रहे हैं कि युद्ध का काल समाप्त हो गया है, मैं समझता हूँ अगर ये अकल लोग के आ जाए, ईरान मान जाएगा। मैं समझता हूँ इसीलिए ईरान अपना नहीं चाहेगा, जो उसने इतना अच्छा अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है या इतनी तरक्की की है न्यूक्लियर पावर और दूसरे सेक्टर में एनर्जी सेक्टर, तो वो ध्वस्त हो, तो वो चाहेगा कि मान जाए। लेकिन अब ये देखना ये है कि अमेरिका कितना प्रेशर इस पे डाल सकता है या किस तरीके से मुद्दे, वो सब देश जो हैं, जितने भी यूरोप के देश हैं, आप देखिए वो थ्रेट कर रहे हैं ईरान को। कोई मध्यस्थता की बात नहीं कर रहा, कोई ये प्रेशर नहीं डाल रहा कि भाई इजराइल को भी रोको। जो तरीका होता है रोकने का वो मिसिंग है। जी बिल्कुल। और क्या ये और एस्केलेशन रुक पाएगा, क्या मध्यस्थता हो पाएगी? और क्योंकि एस्केलेशन किसी के भी फेवर में नहीं है, हर ग्लोबल इकोनॉमी पहले ही हमारे सामने है। यूरोप में किस तरह से इकोनॉमी सफर कर रही है, ऐसे में अगर ये एस्केलेशन होता है तो फर्दर और नुकसान हो सकता है। अंबर इसमें एक और था जो कह रहे थे इंडिया एडवर्स पड़ेगा। अगर आप G20 की मीटिंग के बाद बात हुई थी कि इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर और उसको बनाने की बात हो रही थी, वो बहुत ही अच्छा मॉडल था जो कि आपके शिप से भी जाएगा, फिर रेलवे रूट से भी, फिर शिप और बाई एयर। तो वो उसके अंदर ज्यादातर मुस्लिम कंट्री थी, इजराइल भी थी और उसके साथ साथ फिर यूरोप की भी देश थे। तो अगर ये लड़ाई होती है तो वो भी मेरे को लगता खटास में चला जाएगा, और वो ईरान के इंटरेस्ट में नहीं था, वो ईरान को बाईपास करके जा रहा था। सऊदी अरेबिया, यूएई उसमें इन्वॉल्व थे, हाफिया का जो पोर्ट था इजराइल का, तो वो भारत के लिए बहुत अच्छा था अगर वो जाता है, क्योंकि भारत के जो पोर्ट्स हैं वेस्टर्न पोर्ट्स, वहां से सामान जाना था। तो अगर लड़ाई बढ़ती है, अगर लड़ाई का दायरा बढ़ता है, तो जो हम सोच रहे थे इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर आने वाले समय में एक प्रकार रियलिटी हो सकता है, उस पर भी मुझे लगता है बहुत बड़ी चोट लगेगी। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा। एक्चुअली वो प्रोग्राम एक वजह से और ठंडे बस्ते में चला गया, क्योंकि हमस की जो लड़ाई हुई इजराइल के साथ, तो सऊदी अरेबिया जो दोस्ती कर रहा था इजराइल के साथ, अब्राहम अकॉर्ड को ज्वाइन कर रहा था, उसने अपने को विड्रॉ कर लिया। और यही नहीं बल्कि वो ये कहने लगा कि आप पहले फिलिस्तीन का गठन कीजिए, तब हम आपको रिकॉग्नाइज करेंगे और तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। जब तक कि वो न करेंगे, एक तो रिलेशन का बनाने से इनकार कर दिया, और फिर उसके बाद अब ये युद्ध जिसके बारे में आपने बताया, दो चीजें हो गई उसके साथ। बिल्कुल ठीक बोला जी बिल्कुल। और जो इजराइल हमास कॉन्फ्लिक्ट था उसके बाद से जो अब्राहम अकॉर्ड को लेकर जो ऑलमोस्ट सऊदी साइन करने वाला था, काफी कुछ बदलाव आए हैं। और ये एस्केलेशन जैसे जैसे होता जा रहा है, काफी बदलाव आते जा रहे हैं जो कि किसी के भी फेवर में नहीं है। उम्मीद करते हैं कि ये जंग रुक जाए और किसी का नुकसान और आगे ना हो। सिवाज सर, आगा साहब, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद इस अहम